अब आ गया जैव विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकारिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्याकी और रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम और आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है। जैव विकास हुआ है, सिद्ध किया गया कि जैव विकास हुआ है। लैमार्क, डार्विन, वेल्स डी वरीस आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशेषी अंग से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं के प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भौमिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यकी और जीव रसायनिक से प्रमाण, आनुवंशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रचनात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु इनकी रचना भ्रूणीय प्रवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी ही होती। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स आदि अस्थियां होती है। इनका भ्रामिकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। फिर है समरूप में एनालॉगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो सामान्य कार्य के लिए समायोजित हो जाने के समान दिखाई होते हैं, परंतु मूल रचना में या भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं। समरूप अंग कहलाते। उदाहरण तितली, पक्षियों का चमगादड़ के पंख का कार्य करना और देखने एक समान है, परंतु इन सभी का उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के मंच द्वारा, पक्षियों की पंख की रचना इनके अग्रपातों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों द्वारा और धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। इसमें क्या है कि इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, फिर पक्षियों के पंख की रचना इनके अग्रपातों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों द्वारा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित हो, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाता है। उदाहरण मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव रसायनों बैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग में से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृप से हुआ है। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन काल जीवन पादों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों परिलक्षित मिलते हैं। उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं।
लैमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजी में प्रकाशित। इस सिद्धांतों के अनुसार जीवों और इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वशांगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण जिराफ की गर्दन का लंबा होना। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। टोंटोलॉजी। डार्विनवाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावसेस का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता है। अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय, पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर ये बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है। काफ़ी समय बाद जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में डाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में डाल दिया गया। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति की नई जाति बन जाती है। विविधता उत्परिवर्तन। ये कारक है विविधता उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वरण, जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तन के परिणामस्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। उत्परिवर्तन। यह सिद्धांत वस्तुत हुगो डे व्रीज द्वारा प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। नई जीवधारियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी और अस्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों और छोटी अस्थिर और विभिन्नताओं की प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी संचय और क्रमिक विकास के फलस्वरूप, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होते। इस प्रकार से उत्पत्ति जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक। यह उत्परिवर्तन लक्षण के लिए विशुद्ध नस्ल का होता है। उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तन लक्षणों के विशुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित है। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीवों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपयुक्त उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते जो जनक से इतने भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। जीन के भीतर अनुक्रमांक आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। फिर आनुवंशिकी। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाद में